अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप ठीक होंगे। हम आयुष मैनेजिंग सेफ्टी का कोर्स कर रहे हैं और इसमें हम 4 मॉड्यूल्स ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। पहले तो इंट्रोडक्शन था, उसके बाद हमने असेसिंग रिस्क्स का सेकंड मॉड्यूल पढ़ा, फिर रिस्क को कंट्रोल कैसे किया जाता है, उसमें हमने हायरार्की ऑफ रिस्क कंट्रोल पढ़ा, और लास्ट मॉड्यूल हमने पढ़ा अंडरस्टैंडिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। इसके अंदर हमने लीगल रिक्वायरमेंट्स के बारे में बात की, लॉ की टाइप्स के बारे में बात की कि क्रिमिनल लॉ क्या होता है, सिविल लॉ क्या होता है, इंटरनेशनल लॉज और नेशनल लॉज किस तरीके से बनते हैं, वो सारी डिस्कशन हुई। आज हम जो करने जा रहे हैं वो मॉड्यूल 5 है, अंडरस्टैंडिंग हैज़र्ड्स। इसमें हम तो ये फर्स्ट देखेंगे कि व्हाट आर द कॉमन हैज़र्ड्स और उन हैज़र्ड्स को किस तरीके से कंट्रोल करना है, वो भी हम लोग इसमें देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट आर कॉमन हैज़र्ड्स? अब hazards generally fall into 6 broad groups. इसकी टाइप्स होती हैं, मैकेनिकल हैज़र्ड्स होते हैं, फिजिकल हैज़र्ड्स भी होते हैं, केमिकल हैज़र्ड्स भी होते हैं, उसके बाद बायोलॉजिकल हैज़र्ड्स हैं, इन्वायरमेंटल हैज़र्ड्स हैं और ऑर्गेनाइजेशनल हैज़र्ड हैं। अच्छा, अब ये आयुष मैनेजिंग सेफली में तो ये ग्रुप्स हैं, बट हम लोग जो निबॉश आईजीसी में पढ़ते हैं, आई वुड प्रेफर कि आप लोग उसी हिसाब से इनकी हैज़र्ड की कैटेगरीज को भी देखें। तो फिज़िकल, केमिकल, बायोलॉजिकल भी होते हैं, फिर एर्गोनॉमिक हैज़र्ड्स भी होते हैं, साइकोलॉजिकल भी होते हैं। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशनल यहाँ पे आयुष में लिखा हुआ है, ये बेसिकली साइकोलॉजिकल हैज़र्ड्स के बारे में लिखा हुआ है। तो डिफरेंट टाइप्स के हैज़र्ड्स होते हैं। अब मैकेनिकल हैज़र्ड इज एनी हैज़र्ड इन्वॉल्विंग अ मशीन और प्रोसेस। किसी भी मशीनरी के जो हैज़र्ड्स होते हैं वो मैकेनिकल हैज़र्ड्स भी हो सकते हैं और नॉन मैकेनिकल हैज़र्ड्स भी हो सकते हैं। मैकेनिकल हैज़र्ड्स होते हैं वो सारे नुकसानात जो पॉसिबली हो सकते हैं ड्यू टू मूविंग पार्ट्स ऑफ एनी मशीनरी। चलने वाली मशीनरी का या घूमने वाले या मूविंग पार्ट्स जो भी हैं, उसमें अगर कोई इंटेंगल्ड हो सकता है, उसमें अगर किसी का हाथ आ सकता है, ड्राइंग इन हैजर्ड हो सकता है, इम्पैक्ट हो सकता है, क्रशिंग या कटिंग हो सकती है। तो डिफरेंट हैजर्ड्स होते हैं, वो मैकेनिकल हैजर्ड्स कहलाते हैं। अच्छा, physical hazards are those substances or conditions that may harm a person's physical safety. जैसे स्लिप ट्रिप एंड फॉल है, वाइब्रेशन है या करंट लगना है, जो भी चीज़ें किसी भी एक वर्कर को फिजिकल उसकी सेफ्टी को नुकसान पहुंचा सकती हैं, उनको फिजिकल हैजर्ड्स बोला जाता है। हैजर्ड, जस्ट रिमेंबर, एनीथिंग दैट कैन कॉज हार्म। कोई भी चीज़ जो नुकसान पहुंचा सकती है वो हैजर्ड होता है। केमिकल हैजर्ड कौन से होते हैं? ड्यू टू देयर इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज टू कॉज हार्म टू ह्यूमन प्रॉपर्टी और द एनवायरनमेंट। कुछ सब्सटेंसेस ऐसी होती हैं कि जो कि फ्लेमेबल हैं, कुछ टॉक्सिक होती हैं, जहरीली होती हैं, कुछ करोसिव होती हैं जो कि आपकी स्किन के लिविंग टिश्यूज को भी डैमेज करती हैं, मेटल्स को भी ख़राब करती हैं। जिस तरह से जंग मेटल को खा जाता है, उसी तरीके से कोई भी करोसिव सब्सटेंसेस जो हैं वो मेटल्स को डैमेज करती हैं। तो कुछ कार्सिनोजेनिक होती हैं, मतलब वो कैंसर कर सकती हैं। कुछ म्यूटेजेंस होते हैं जो कि जेनेटिक म्यूटेशन कर सकते हैं, आपकी जीन्स के अंदर डिफॉर्मिटीज कर सकती हैं। तो वो सारी सब्सटेंसेस, वो सारे केमिकल्स, वो किसी भी फॉर्म में हो, सॉलिड, लिक्विड, गैस, डस्ट, पाउडर, मिस्ट, वेपर, फ्यूम्स, फाइबर्स, किसी भी फॉर्म में ये जो केमिकल्स हैं वो होते हैं। तो जस्ट लिक्विड फॉर्म में नहीं होते, बहुत सारी डिफरेंट फिजिकल फॉर्म्स में होते हैं। अच्छा जी, बायोलॉजिकल हैजर्ड्स आर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस दैट पोज अ थ्रेट टू द हेल्थ ऑफ ह्यूमंस एंड अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इसमें बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, ये 3 चीज़ें होती हैं जो कि बायोलॉजिकल हैजर्ड्स में आती हैं। तो कोई भी बैक्टीरिया आपको नुकसान पहुंचा सकता है, रुबेला वायरस है वो नुकसान पहुंचा सकता है, ये भी आजकल कोविड-19 जो चल रहा है ये एक वायरस है। तो ये सब के सब बायोलॉजिकल हैजर्ड्स में आते हैं। निबॉश आईजीसी में हैजर्डियस सब्सटेंसेस एक कैटेगरी का नाम है, उसके अंदर केमिकल एजेंट्स और बायोलॉजिकल एजेंट्स दोनों को उसमें रखा जाता है। तो कोई भी अगर केमिकल सब्सटेंस है या कोई भी बायोलॉजिकल सब्सटेंस है, वो दोनों हैजर्डियस सब्सटेंसेस हैं। हैजर्ड, हैजर्डियस का मतलब है जिसके अंदर हैजर्ड्स हों। जैसे एक लफ्ज़ है डेंजर और एक है डेंजरस, उसी तरीके से एक हैजर्ड है और जिस चीज़ में हैजर्ड्स हों उसको हैजर्डियस बोल सकते हैं।
Environmental hazards are conditions or state of events that have the potential to affect the environment and adversely impacting people's health. तो environmental hazards वो होते हैं जो कि environment को नुकसान पहुंचा सकते हैं और लोगों की health को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। कोई भी चीज़ें जो pollution कर सकती हैं, air pollution हो या वो water pollution हो या वो land pollution हो, तो वो सब environmental hazards होते हैं। Organizational hazards are associated with behavior, workload, time constraints and deadlines. मतलब यहाँ पे जो बात हो रही है वो वर्क रिलेटेड स्ट्रेस की बात हो रही है। वर्क रिलेटेड स्ट्रेस भी हो सकती है, वायलेंस भी हो सकता है, जिसके अंदर कोई भी आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपको थ्रेटन कर सकता है, फिजिकली या वर्बली अब्यूज कर सकता है, असॉल्ट कर सकता है। तो वो सब की सब चीज़ें जो हैं वो ऑर्गेनाइजेशनल हैजर्ड्स में हैं। तो हैजर्ड्स की बहुत सारी टाइप्स होती हैं। यहाँ पे हम लोग एक ये वीडियो देखेंगे और उसमें पहले मैं ये वीडियो प्ले करूँगा, आप लोग इसमें हैजर्ड्स का अंदाज़ा लगाएंगे और उसके अंदर उसके बाद दोबारा मैं इस वीडियो को प्ले करूँगा ताकि आप लोग मैं साथ साथ आपको एक्सप्लेन कर सकूँ कि क्या क्या हैजर्ड्स होते हैं। अच्छा जी, तो ये आपने वीडियो देखी, इसके अंदर डिफरेंट हैजर्ड्स हैं। मैं कोशिश करूँगा आप लोगों को ये हैजर्ड्स एक्सप्लेन करूँ कीपिंग इन माइंड निबॉश आईजीसी। मैं निबॉश को इसीलिए रिकमेंड कर रहा हूँ कि आयोश मैनेजिंग सेफली लोग करते हैं ताकि उनको कुछ बेसिक्स का पता चल जाए। लेकिन यही जो चीज़ें हैं, ये जब निबॉश आईजीसी हम लोग करते हैं तो वो ज़्यादा डीपली उसके अंदर वो डिस्कस होती हैं
और उसी का ज़्यादा फ़ायदा भी होता है, वर्क प्लेसेस वगैरह पे भी वही चीज़ें यूज़ होती हैं। तो इसके अंदर क्या-क्या हैज़र्ड्स हैं, मैं वीडियो के ज़रिए पहले आपको इसमें से कैटेगरीज़ के नाम बताऊँगा, ताकि आप लोगों को वो ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आए। तो एक ये एयरपोर्ट का ये वर्क प्लेस है, उसका सिनेरियो है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो हैज़र्ड है, ये जो 2 लोग रोड क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं और वहाँ पे गाड़ियाँ भी हैं, तो अलग से इनके लिए कोई रास्ता नहीं प्रोवाइड किया हुआ। तो ये जो 2 लोग हैं, ये यहाँ पे जिस हैज़र्ड कैटेगरी में वो हो रहे हैं एक्सपोज़, इस हैज़र्ड कैटेगरी को बोलते हैं मूवमेंट ऑफ पीपल एंड व्हीकल्स इन द वर्क प्लेस। अब किसी भी वर्क प्लेस पे जब लोगों ने भी चलना-फिरना है, गाड़ियों ने भी चलना-फिरना है एक साथ, तो उसको मूवमेंट ऑफ पीपल एंड व्हीकल्स कहते हैं। अच्छा, यही गाड़ियाँ अगर बाहर रोड पे जाएँगी, एयरपोर्ट से निकल के बाहर मेन रोड पे जाएँगी, हाईवे पे जाएँगी, जीटी रोड पे जाएँगी, किसी मोटरवे पे जाएँगी या वर्क प्लेस से बाहर कहीं भी ड्राइव करना होगा, तो उस हैज़र्ड कैटेगरी को बोलते हैं ड्राइविंग एट वर्क या वर्क रिलेटेड ड्राइविंग। तो ये 2 हैज़र्ड कैटेगरीज़ हैं। एक तो फर्स्ट मूवमेंट ऑफ पीपल एंड व्हीकल्स और दूसरा फिर ड्राइविंग एट वर्क या वर्क रिलेटेड ड्राइविंग। उसके बाद अगर आप ये देखें, यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन हो रही है। कंस्ट्रक्शन जो हो रही है, लोग भी उधर ही हैं, तो ये स्कैफोल्डिंग बनी हुई है। एक जो टेम्परेरी एलिवेटेड वर्किंग प्लेटफ़ॉर्म होता है, हाइट पे काम करने के लिए जो हम यूज़ करते हैं, उसको स्कैफोल्डिंग बोलते हैं। तो डिफरेंट इसके कंपोनेंट्स होते हैं, जिनको जोड़ के एक स्ट्रक्चर खड़ा होता है, ताकि उसके ऊपर खड़ा होके एक वर्कर सेफली अपना काम कर सके। अब ये वर्किंग एट हाइट की कैटेगरी है। इस कैटेगरी को हैज़र्ड कैटेगरी को बोलते हैं वर्किंग एट हाइट। और जब भी हाइट पे काम करना हो, 1.8 मीटर्स से ज़्यादा की हाइट पे काम करना हो या किसी भी हाइट पे, तो उसके 2 नुकसानात हो सकते हैं। एक तो हो सकता है कि फॉलिंग फ्रॉम हाइट, हाइट से कोई भी गिर सकता है और दूसरा नुकसान हो सकता है फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम हाइट, ऊपर से कोई चीज़ गिर सकती है। तो अगर आप यहाँ पे इन लोगों को देखें तो इनमें से वो एक लड़की है गाड़ी के साथ जो खड़ी है, जिसने सूटकेस भी पकड़ा हुआ है, वो थोड़ा-सा बाहिर है। तो अगर ऊपर से कोई भी चीज़ गिरती है तो उसके सर पे हिट कर सकती है। तो फॉलिंग ऑब्जेक्ट फ्रॉम हाइट का ये हैज़र्ड है। लेकिन जो कैटेगरी है वो है वर्किंग एट हाइट। तो 3 कैटेगरीज़ हम लोगों ने डिस्कस कर ली। उसके बाद सॉरी यहाँ पे अच्छा, यहाँ पे अगर आप गौर करें तो पीछे एक तो पेंट पड़ा हुआ है। वो जो पेंट है, कोई भी केमिकल्स या कोई भी बायोलॉजिकल एजेंट्स जो होते हैं, वो जिस हैज़र्ड कैटेगरी में आएँगे, उस हैज़र्ड कैटेगरी को बोलते हैं हैज़र्डियस सब्सटेंसेस। हैज़र्डियस सब्सटेंसेस की कैटेगरी है। उसके साथ ही एक वर्कर है जो कि जैक हैमर का इस्तेमाल कर रहा है। इसको सादा ज़ुबान में अक्सर लोग हिल्टी बोलते हैं, लेकिन हिल्टी इसका नाम नहीं है। हिल्टी मैन्युफैक्चरर का नाम है। तो ये बेसिकली जैक हैमर है जो कि रोड्स काटने के लिए भी या पत्थर काटने के लिए भी इस्तेमाल होता है। तो इसमें बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन फ़ील होती है वर्कर को। तो एक हैज़र्ड कैटेगरी हमने पेंट के लिए देखा, हैज़र्डियस सब्सटेंसेस। अब अगर हम वाइब्रेशन की बात करें तो वो हैज़र्ड कैटेगरी वाइब्रेशन, उसका अपना एक नाम है, वाइब्रेशन हैज़र्ड कैटेगरी है। अगर इसी मशीन से इसको करंट लग सकता है, बिजली पे यूज़ हो रही है या इसके मूविंग पार्ट्स में कोई अगर एक्सपोज़ हो सकता है। करंट की तो लगने की, इलेक्ट्रोक्यूशन की तो अलग से एक हैज़र्ड कैटेगरी है जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी। और जो मूविंग पार्ट्स में कोई भी एक्सपोज़ होता है, आपकी एक वर्क प्लेस में जो भी मशीनरी या इक्विपमेंट इस्तेमाल होगी, उसकी हैज़र्ड कैटेगरी का नाम होता है वर्क इक्विपमेंट एंड मशीनरी। वर्क इक्विपमेंट उसको कहते हैं। तो उसके अंदर जितनी भी मशीनरी वगैरह है, इक्विपमेंट है, आपके टूल्स हैं, हैंड टूल्स भी हो सकते हैं, पावर टूल्स भी हो सकते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें इस कैटेगरी के अंदर डिस्कस होती हैं। अगर आप पीछे देखें तो वहाँ पे एक प्लेटफॉर्म यूज़ करके, एक ट्रेसल यूज़ करके हाइट पे काम किया जा रहा है, वहाँ से वो गिर भी सकता है। तो ये वर्किंग एट हाइट है,
वर्किंग एट हाइट हैजर्ड है। उसके बाद अगर आप ऑब्जर्व करें तो मैन होल है जिसके अंदर से बंदा निकला है, इसको बोलते हैं कन्फाइंड स्पेस। एनी स्पेस दैट इज नॉट अ नॉर्मल स्पेस दैट कैन हैव लिमिटेड एक्सेस एंड इग्रेस या डिफिकल्ट एक्सेस, कि कोई भी ऐसी जगह जो कि आम जगह नहीं है, जिसके अंदर जाने का रास्ता जरा मुश्किल होगा, और कोई भी ऐसी जगह दैट डज नॉट हैव नॉर्मल एटमॉस्फेयर, जिसके अंदर आम एटमॉस्फेयर नहीं है, नॉर्मल एटमॉस्फेयर नहीं है, हैजर्डियस एटमॉस्फेयर हो सकता है। मतलब हो सकता है यहाँ पे ऑक्सीजन कम हो सकता है यहाँ पे नीचे उसके अंदर कोई जहरीली गैस हो जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड है H2S, या हो सकता है कि यहाँ पे कोई फ्लेमेबल गैस हो, आग लगने वाली गैस हो। तो ये एक आम जगह नहीं है, ये एक कन्फाइंड स्पेस है, जो कि हैजर्ड कैटेगरी का नाम भी कन्फाइंड स्पेस है। उसके बाद अगर आप क्या देखें कि रिपेयर और रिफर्बिशमेंट का काम हो रहा है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज चल रही हैं, तो यहाँ पे ये जो हैमरिंग की जा रही है दीवार पे, इससे एक डस्ट निकल रही है। ये जो डस्ट है ये डिपेंड करता है कि ये सीमेंट डस्ट है या फिर कंस्ट्रक्शन के मटेरियल के अंदर एस्बेस्टॉस का इस्तेमाल किया गया है। एस्बेस्टॉस मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी शायद आपको बताया था। एस्बेस्टॉस एक मिनरल फाइबर है जो कि फायर रेजिस्टेंट होने की वजह से यूज किया जाता था पूरी दुनिया में। 1992 में बैन कर दिया गया। उसको जो बैन किया उसका ये मकसद था क्योंकि वो हैजर्डियस था, बहुत ज़्यादा डेंजरस था, कैंसर और एस्बेस्टोसिस जैसी बीमारियां वो करता था, रेस्पिरेटरी सिस्टम की बहुत ज़्यादा बीमारियां करता था, तो वो बैन कर दिया गया। बट अनफॉर्चुनेटली अभी तक हमारे जैसे मुल्क में, पाकिस्तान में, अभी तक ये यूज़ हो रहा है कंस्ट्रक्शन में, एस्बेस्टोस की शीटें इस्तेमाल होती हैं। और बाकी भी दुनिया में जो पुरानी बिल्डिंग्स हैं जो 1980s में शायद बनी थी, तो उसके अंदर अभी तक एस्बेस्टॉस है। अब वो बिल्डिंग को तो नहीं गिराया जा सकता, यूज होती हैं, तो एस्बेस्टॉस दीवार के अंदर है। जब तक आप उसको डिस्टर्ब नहीं करते तो वो आपको कोई नुकसान नहीं देता। लेकिन अगर आप वहां पे कोई ड्रिलिंग करेंगे या हैमरिंग करेंगे इस तरीके से, तो वो उसके फाइबर्स, उसके रेशे सांस के साथ अंदर जाते हैं और थोड़े ही अरसे में उस बंदे की डेथ भी हो सकती है। तो ये जो कैटेगरी है ये हैजर्डियस सब्सटेंसेस ही है। हैजर्डियस सब्सटेंसेस, चाहे वो सीमेंट डस्ट हो, चाहे वो एस्बेस्टॉस हो, ये केमिकल एजेंट्स हैं। केमिकल एजेंट्स या बायोलॉजिकल एजेंट्स, ये सब हैजर्डियस सब्सटेंसेस की कैटेगरी में आएंगे। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे क्या होगा। यहाँ पे जो पैसेंजर्स हैं वो एयरपोर्ट के स्टाफ के साथ बदतमीजी कर रहे हैं, वायलेंस कर रहे हैं, तो ये वर्क रिलेटेड वायलेंस है। अगर आप पीछे देखें तो एक औरत, उसने अपने बच्चे के कानों पे हाथ रखे हुए हैं, मतलब हो सकता है ये कोई अब्यूजिव लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, तो ये वर्क रिलेटेड वायलेंस में आता है। इस कैटेगरी का नाम है वर्क रिलेटेड वायलेंस। इसमें अगर कोई भी आपको फिजिकल थ्रेटन करता है, फिजिकल असॉल्ट करता है, वर्बल असॉल्ट करता है, वर्बल अब्यूज करता है या फिजिकल अब्यूज करता है, तो वो हैजर्ड कैटेगरी वर्क रिलेटेड वायलेंस की है। उसके बाद आगे देखते हैं कि क्या है। यहाँ पे ये एक पैसेंजर है जो कि अपना सूटकेस जो कि हैवी है उसको उठाने की कोशिश कर रही है। इस हैजर्ड कैटेगरी को बोलते हैं मैनुअल हैंडलिंग। जब भी आप अपनी बॉडीली फोर्स इस्तेमाल करते हैं किसी भी चीज़ को लिफ्ट करने के लिए, किसी भी चीज़ को कैरी करने के लिए, किसी भी चीज़ को पुश करने के लिए या किसी भी चीज़ को पुल करने के लिए, तो वो जो हैजर्ड कैटेगरी है वो है मैनुअल हैंडलिंग। देखिए, मैनुअल हैंडलिंग, आप लोड को हाथों से उठा रहे हैं, मैनुअल हैंडलिंग। अगर आप किसी मशीन से उठाएंगे वो मैकेनिकल हैंडलिंग। उसी तरीके से अगर आप खुदाई कर रहे हैं बेलचे के साथ तो वो है मैनुअल एक्सकेवेशन। अगर आप क्रेन एक्सकेवेटर के साथ खुदाई कर रहे हैं, एक्सकेवेशन कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं मैकेनिकल एक्सकेवेशन। तो ये मैनुअल हैंडलिंग ऑफ लोड्स है, मैनुअल हैंडलिंग। अगर आप पीछे देखें तो वो वर्कर जो कि सारा दिन उधर कंप्यूटर स्क्रीन के साथ काम करता है, उसको रेपिटेटिव ऑपरेशंस, पूरा दिन टाइपिंग करनी है, पूरा दिन ऑकवर्ड पोजीशन में काम करना है, तो उसको बोलते हैं मस्लोस्केलेटल डिसऑर्डर्स।
मसल्स के और स्केलेटल सिस्टम के डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। और यहाँ पे ये जो कैटेगरी है इसको कहते हैं वर्क रिलेटेड अपर लिम्ब डिसऑर्डर्स, WRULDs, वर्क रिलेटेड अपर लिम्ब डिसऑर्डर्स। लिम्ब्स बोलते हैं दोनों बाजू और दोनों टांगों को, अपर लिम्ब्स मतलब दोनों बाजू, उंगलियों से लेके शोल्डर्स तक। उसके बाद यहाँ पे भी ये वर्क रिलेटेड वायलेंस हो रहा है, ये एक स्ट्रेस या वर्क रिलेटेड स्ट्रेस भी आप उसको कह सकते हैं। एक कैटेगरी है वायलेंस की और एक कैटेगरी है स्ट्रेस की। तो यहाँ पे आपकी मर्जी है, आप अगर उसको स्ट्रेस में लेके आना चाहते हैं या मेंटल इल हेल्थ की कैटेगरी का नाम है उसमें करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। उसके बाद ये सिक्योरिटी सेक्शन है जिसके अंदर आपका बैगेज भी स्कैन हो रहा है और लोग भी वॉक थ्रू गेट से गुजर रहे हैं जो कि रेडिएशंस होती हैं। अब ये जो रेडिएशंस हैं यहाँ पे एक्सरेज हैं जो कि नुकसान दे सकती हैं, तो यहाँ पे हैजर्ड कैटेगरी का नाम है रेडिएशंस। अच्छा, आगे अगर आप ये देखें, ये जो एक बच्चा है क्रॉलिंग कर रहा है और उसके पास परफ्यूम की सेल लगी हुई है और कोई परफ्यूम की बोतल गिरी हुई है, टूटी हुई है, तो नीचे ज़मीन पे वो लिक्विड गिरा हुआ है। तो ये ऑब्वियसली एक केमिकल सब्सटेंस है, तो इसको हम हैजर्डियस सब्सटेंसेस की कैटेगरी में लेके आते हैं कि ये बच्चा हाथ लगा के उसको मुंह में डाल सकता है, इसको हैजर्डियस सब्सटेंसेस की कैटेगरी बोलेंगे। फिर उसके बाद एक पैसेंजर सोया हुआ है और अपना सूटकेस उसने आगे रखा हुआ है, कोई भी यहाँ से चल के गुजर रहा है तो उसका पाँव ठोकर लगेगी और वो गिर सकता है। तो ये ट्रिप एंड फॉल है। इस कैटेगरी को हम लोग बोलते हैं स्लिप्स एंड ट्रिप्स। अगर कोई भी फिसल सकता है, चाहे वो इस परफ्यूम से, चाहे इस सूटकेस की वजह से ठोकर लग सकती है, तो ये जो कैटेगरी है इसको बोलते हैं स्लिप्स एंड ट्रिप्स। उसके बाद अगर आप देखें यहाँ पे ये लोग ड्रिंकिंग कर रहे हैं। तो अगर अगर कोई भी स्टाफ, अगर आप ये दो लोग लेफ्ट वाले देखते हैं, ये इनके बैजेस इस चीज़ को शो कर रहे हैं कि ये एयरपोर्ट का स्टाफ है। अब ये जो अगर स्टाफ यहाँ पे ड्रिंकिंग कर रहा है, अल्कोहल पी रहा है, तो इस चीज़ को बोलते हैं सब्सटेंस एब्यूज एट वर्क। सब्सटेंसेस सब्सटेंस एब्यूज का मतलब है अगर कोई अल्कोहल या लीगल ड्रग्स या इलीगल ड्रग्स का इस्तेमाल करे या फिर वो किसी भी सॉल्वेंट का इस्तेमाल करे, जैसे यहाँ पे पाकिस्तान में समद बॉन्ड का भी नशा हो जाता है। तो कोई भी नशा करने वाली जब चीज़ इस्तेमाल होती है उसको हम बोलते हैं सब्सटेंस एब्यूज एट वर्क। तो ये हैजर्ड कैटेगरी का नाम है, सब्सटेंस एब्यूज एट वर्क। यहाँ पे अगर आप देखें गौर से, अगर हम मशीनरी के घूमने वाले हिस्सों के बारे में बात करें तो ये वर्क इक्विपमेंट की कैटेगरी है। अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करें, पहले वीडियो में भी आपने देखा कि यहाँ पे बिजली की तार वो कटी हुई है तो स्पार्क्स निकल रहे हैं, तो ये हम हैजर्ड कैटेगरी इलेक्ट्रिसिटी की भी इसमें से कर सकते हैं। और ये जो एक बंदा फ्लोर से स्लिप होके गिर गया, इस हैजर्ड कैटेगरी को हम लोग स्लिप्स एंड ट्रिप्स बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पे भी स्लिप्स एंड ट्रिप्स है, इधर भी वो पीछे टेबल पे भी एक चाय का कप गिरा हुआ है, यहाँ पे भी पीछे केमिकल गिरा हुआ है और वो हैजर्डियस सब्सटेंस है, डेंजरस केमिकल है। उसके बाद अगर आप ये कम्युनिकेशन टॉवर की बात करते हैं तो यहाँ पे एक तो रेडिएशंस का खतरा है, दूसरा नॉइज है, अनसेफ एक्शन भी हो रहा है, तो एक नॉइज की भी कैटेगरी होती है। यहाँ पे इसने कोई ड्रग्स ली है जो कि फिर उसके बाद नशे में आ गया, तो इस हैजर्ड कैटेगरी को हम लोग सब्सटेंस एब्यूज एट वर्क कहते हैं। अब अगर आप ये राइट पे देखें तो फायर एग्जिट डोर के सामने सामान पड़ा हुआ है, बॉक्सेस रखे हुए हैं, कार्टन्स रखे हुए हैं, इस हैजर्ड कैटेगरी को हम फायर बोलते हैं। ये एक फायर हैजर्ड है। आग जब लगेगी तो इमरजेंसी में एवैक्यूएट करने का यही रास्ता है, उसको किसी भी सूरत हम ब्लॉक नहीं कर सकते, तो ये फायर की कैटेगरी है। उसके बाद हम देखते हैं रनवे के करीब जो काम हो रहा है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है, पसीना है आ रहा है इन दोनों वर्कर्स को, और उसके अलावा यहाँ पे शोर भी बहुत ज़्यादा है। तो शोर वाली जो कैटेगरी है उसको नॉइज़ बोलेंगे, और जो बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है
उसको हम हेल्थ वेलफेयर एंड वर्क इन्वायरमेंट में लेके आते हैं। बहुत ज़्यादा गर्मी होना, बहुत ज़्यादा सर्दी होना, वेलफेयर फैसिलिटीज़ का ठीक ना होना, इन सब चीज़ों को हम हेल्थ वेलफेयर एंड वर्क इन्वायरमेंट की कैटेगरी में लिखते हैं। उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखें तो फ्यूल डाला जा रहा है और वहाँ पे फ्यूल की लीकेज भी है। तो वो जो लीकेज है फ्यूल की, उसको हम लोग फायर के साथ कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप टैंक पे देखें तो वहाँ पे एक साइनेज लगा हुआ है कि ये फ्लेमेबल है सब्सटेंस, तो उसको फायर की कैटेगरी में लेके आएंगे। लेकिन यहाँ पे एक और गाड़ी आके इसके साथ टकराई है, और वो जब टकराई है तो ये आपस में जो गाड़ियों की कोलिजन हो सकती है या लोगों के साथ कोलिजन हो सकती है, उसको मूवमेंट ऑफ पीपल एंड व्हीकल बोलते हैं, मूवमेंट ऑफ पीपल एंड व्हीकल। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे ये हाइट से गिर सकता है, तो ये वर्किंग एट हाइट की कैटेगरी है। हैजर्ड का नाम है फॉलिंग फ्रॉम हाइट। तो ये कोई भी अगर गार्ड रेल ना होना, फॉल प्रोटेक्शन ना होना, ये वर्किंग एट हाइट की कैटेगरी के अंदर हम उसको लेके आते हैं। मजीद आगे अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे एक कोल्ड रूम है, स्टोरेज रूम है, और ये ठिठर रहा है सर्दी से। तो ये अगर आप वो पीछे गेज देखें टेम्परेचर की, तो ये बहुत ज़्यादा कोल्ड टेम्परेचर है। तो ये भी कैटेगरी सेम है, हेल्थ वेलफेयर एंड वर्क इन्वायरमेंट। मैंने आपको बताया बहुत ज़्यादा गर्मी, बहुत ज़्यादा सर्दी का वो जो नुकसान हो सकता है, वो हैजर्ड कैटेगरी हेल्थ वेलफेयर एंड वर्क इन्वायरमेंट की है। अच्छा जी, अब ये एक तो ये सूटकेस जो खुद उठा रहा है, ये तो मैनुअल हैंडलिंग हो गया। मैनुअल हैंडलिंग, इसके अंदर बैक पेन हो सकती है, बैक स्ट्रेन हो सकती है, हर्निया हो सकता है ज़्यादा ज़ोर लगाने की वजह से, या कट्स वगैरह भी लग सकते हैं, बर्न्स भी हो सकते हैं। अगर कोई गर्म चीज़ कोई भी उठाएगा तो बर्न्स हो सकते हैं। तो वो तो मैनुअल हैंडलिंग के डिफरेंट हैजर्ड्स हैं। और उसके बाद ये बैग उठा के कन्वेयर बेल्ट के ऊपर रख रहा है। अब ये जो कन्वेयर बेल्ट सामान को उठा के लेके जा रहा है, इसको लोड हैंडलिंग इक्विपमेंट कहते हैं। देखें, पहले उसने मैनुअली हैंडल किया था, अब इक्विपमेंट ने हैंडल करना है। तो पहले वाली कैटेगरी थी मैनुअल हैंडलिंग, और दूसरी वाली कैटेगरी है लोड हैंडलिंग इक्विपमेंट। एयरप्लेन के अंदर अगर आप देखें तो कोई भी इंजन पार्ट्स, इंजन रूम हो सकता है, कोई पंप रूम्स वगैरह हो सकते हैं, कुछ ऐसी जगह होती हैं जो कि बंद जगह है, तंग जगह है। ये यहाँ पे उस कन्फाइंड स्पेस में काम कर रहा है। तो कन्फाइंड स्पेस के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बताया। कन्फाइंड स्पेसेस आर दो स्पेसेस which are not normal spaces, which can have limited access and egress, and which might not have normal atmosphere। उसके अंदर नॉर्मल एटमॉस्फेयर भी नहीं होगा। तो वो बंद जगह पे, तंग जगह पे काम करना, वो तो कन्फाइंड स्पेस की कैटेगरी है। अच्छा, यहाँ पे ही अगर ये काम कर रहा है और अकेला काम कर रहा है, तो वो एक और हैजर्ड कैटेगरी है, उसको हम बोलते हैं लोन वर्किंग। लोन वर्किंग की हैजर्ड कैटेगरी है, जहाँ पे सुपरवाइजर इनको डांट रहा है, तो ये मेंटल इल हेल्थ में भी आएगा, स्ट्रेस होगी, वर्क रिलेटेड स्ट्रेस होगी, और वायलेंस में भी आ सकता है अगर बहुत ज़्यादा हो। अब ये देखें, ये जो व्हीकल बैगेज को हैंडल कर रही है, ये इसको हम लोड हैंडलिंग इक्विपमेंट बोलेंगे। ये मैनुअली नहीं हैंडल हो रहा लोड, ये मैकेनिकली या इक्विपमेंट के जरिए लोड हैंडल हो रहा है। फिर बैगेज हैंडलिंग का जो सेक्शन है, यहाँ पे ये भी मैनुअल हैंडलिंग है, और उसके बाद वो फिर मजाक उड़ा रहे हैं, जिसकी वजह से उस वर्कर को स्ट्रेस हो सकती है, और ये परेशान है फ्लाइट्स डिलेड होने की वजह से। तो ये भी वर्क रिलेटेड स्ट्रेस में हम लोग, या मेंटल इल हेल्थ में इसको लेके आ सकते हैं। तो ये डिफरेंट हैजर्ड कैटेगरीज होती हैं। हम लोग निबॉश आईजीसी, कोई भी सेफ्टी प्रोफेशनल जो भी आयोश मैनेजिंग सेफली करता है, उसका मकसद यही होता है कि फ्यूचर में वो निबॉश आईजीसी भी करे। तो कोई भी सेफ्टी प्रोफेशनल है तो वो आयोश से ज़रा डीपली वो पढ़ना चाहता है, तो इसके लिए फिर ये निबॉश की हैजर्ड कैटेगरीज इसलिए मैंने आपको बताई। तो 20 हैजर्ड कैटेगरीज हैं अभी तक जो निबॉश आईजीसी के कोर्स में हैं। वो 20 हैजर्ड कैटेगरीज के अंदर नॉइज़ है, वाइब्रेशन है, रेडिएशन है, सब्सटेंस एब्यूज़ एट वर्क है, लोन वर्किंग है, कन्फाइंड स्पेसेस है, मैनुअल हैंडलिंग,
वर्क रिलेटेड अपर लिम्ब डिसऑर्डर, लोड हैंडलिंग इक्विपमेंट है, फायर है, इलेक्ट्रिसिटी है, वर्किंग एट हाइट है, हेल्थ वेलफेयर वर्क इन्वायरमेंट है, ड्राइविंग एट वर्क है, मूवमेंट ऑफ पीपल एंड व्हीकल्स है, हैजर्डियस सब्सटेंसेस है। टोटल 20 हैजर्ड कैटेगरीज हैं, इंक्लूडिंग वायलेंस और कुछ और भी हैं। तो टोटल 20 हैजर्ड कैटेगरीज हैं ये। तो अब इसमें से जो आयोश हमें बताता है वो यही सारे जो हमने हैजर्ड्स आइडेंटिफाई कर लिए हैं, बेसिकली वही सारे हैजर्ड्स हैं। अब उनको कंट्रोल करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? अच्छा, अब इस वीडियो में हमने जो देखा है वो काफी सारे हैजर्ड्स देखे हैं। आयोश मैनेजिंग सेफली में एग्रेशन और वायलेंस, जिसको हम निबॉश में वर्क रिलेटेड वायलेंस बोलते हैं। फिर आयोश में एस्बेस्टोस, जो कि निबॉश में हैजर्डियस सब्सटेंसेस में कवर होता है। बुली करना किसी को भी, वो निबॉश में मेंटल इल हेल्थ और वायलेंस दोनों कैटेगरीज में इंक्लूड होता है। केमिकल्स निबॉश में हैजर्डियस सब्सटेंसेस की कैटेगरी में आता है। कंप्यूटर वर्क स्टेशन पे काम करना निबॉश में वर्क रिलेटेड अपर लिम्ब डिसऑर्डर्स बोला जाता है, WRULDs। कन्फाइंड स्पेसेस, यहाँ भी सेम है कैटेगरी का नेम, और वहाँ पे निबॉश में भी सेम है। ड्रग्स एंड अल्कोहल निबॉश में सब्सटेंस एब्यूज एट वर्क के नाम से कैटेगरी है। फिर इलेक्ट्रिसिटी और फायर सेम नेम्स हैं। गेटिंग इन एंड आउट, ये मूवमेंट ऑफ पीपल एंड व्हीकल की कैटेगरी है, उसमें आता है। हाइट्स, वहाँ पे निबॉश में वर्किंग एट हाइट की कैटेगरी में आता है। हाउस कीपिंग के इश्यूज जो होते हैं, जो सफाई सुथराई ना होना, कचरा पड़ा होना या आपके टूल्स बिखरे पड़े होना, चीज़ें मिसमैनेज होना, तो वो स्लिप्स एंड ट्रिप्स में ज़्यादातर आता है। स्लिप्स एंड ट्रिप के हैजर्ड्स होते हैं उसमें। फिर लाइटिंग, ये हेल्थ वेलफेयर एंड वर्क इन्वायरमेंट की कैटेगरी में आती है। मैनुअल हैंडलिंग है, नॉइज है, और वो सेम नेम्स हैं। प्लांट एंड मशीनरी, वर्क इक्विपमेंट एंड मशीनरी कैटेगरी नेम है। फिर रेडिएशन है, सेम नेम है। स्लिप्स एंड ट्रिप्स सेम नेम है निबॉश में भी। स्ट्रेस को मेंटल इल हेल्थ की कैटेगरी में इंक्लूड करते हैं। टेम्परेचर हेल्थ वेलफेयर एंड वर्क इन्वायरमेंट की कैटेगरी है। और व्हीकल्स और ट्रांसपोर्ट, जो मूवमेंट ऑफ पीपल एंड व्हीकल, और उसके अलावा अगर बाहर गाड़ी चलानी है तो उसके लिए ड्राइविंग या वर्क रिलेटेड ड्राइविंग या ड्राइविंग एट वर्क की कैटेगरी आती है। और वाइब्रेशन सेम नेम है। तो ये हैजर्ड कैटेगरीज हैं जो कि निबॉश में और आयोश में दोनों में यूज़ होती हैं। तो इस एलिमेंट में जो हमने पढ़ा है वो फर्स्ट तो कि कॉमन हैजर्ड्स क्या होते हैं और उनके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। तो वो सारे डिफरेंट कंट्रोल मेजर्स, ये आपकी एक एक्सरसाइज है। आपने अपनी वर्कबुक से इन्हीं हैजर्ड की ज़्यादा डिटेल्स पढ़नी है। वो बाद में आपकी असाइनमेंट के तौर पे आपके एग्ज़ाम में भी इंक्लूड होंगे वो सारी चीज़ें। तो यहाँ पे हमारा मॉड्यूल नंबर जो 5 है वो ख़त्म हुआ है, अंडरस्टैंडिंग हैजर्ड्स। इसके बाद हम नेक्स्ट जो करेंगे वो मॉड्यूल 6 है, इन्वेस्टिगेटिंग इंसिडेंट्स। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।